हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सब्जेक्ट वेंचर। आज हम मानवाधिकार के बेसिक कॉन्सेप्ट मानव अधिकारों का अर्थ और उनकी अवधारणा पर चर्चा करेंगे। कुछ और भी टॉपिक हम कवर करेंगे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं। मानवाधिकार से तात्पर्य व्यक्ति के जीवन मानवाधिकार से तात्पर्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और गरिमा से संबंधित है। ऐसे अधिकारों से है ये तात्पर्य जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत हैं और अंतर्राष्ट्रीय संविधाओं में शामिल हैं और भारत के न्यायालयों द्वारा लागू किए जाते हैं। ये बात मानव अधिकारों की संविदा की किस धारा में दिया गया है? तो ये अधिकार बात हमारी इस संविदा की धारा 2(1) की घ में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मानव अधिकार शब्द हिंदी में कौन से शब्द से मिलकर के बना है? तो अगर आप मानव अधिकार को देखें तो ये शब्द हमारा युग्म शब्द है, क्योंकि इसमें मानव शब्द है और इसमें अधिकार है। तो जो हमारा शब्द दो शब्दों से मिलकर बनता है उसे हम युग्म शब्द कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानव अधिकार ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतया कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। तो व्यक्तित्व अपने विकास नहीं कर सकता, इस बात को अगर ध्यान में रख करके बात करें तो ये कथन किसका है? तो ये हेराल्ड लास्की का कथन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में मानव अधिकार के गुण क्या हैं? तो मानव अधिकार क्या चीज है? तो मानव अधिकार के गुणों में आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये निहित अधिकार हैं, इंसान होने के कारण मिल जाएंगे, मौलिक हैं, एप्लीकेशन नहीं करना पड़ेगा, और अयोग्य हैं। अयोग्य का मतलब है कि इसके लिए किसी क्वालिफिकेशन की अयोग्यता की आवश्यकता, या अयोग्यता का मतलब ये है कि इसमें कोई योग्यता और अयोग्यता का प्रश्न नहीं होगा। आप इंसान होंगे तो आपको ये अधिकार मिल जाएंगे, इस कारण ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मानव अधिकार निम्नलिखित रूप में कौन से हैं? तो स्वतंत्र समता का अधिकार है, स्वतंत्रता है और शोषण के विरुद्ध है, ये सभी हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा। मानव अधिकार से तात्पर्य निम्नलिखित में किससे समझा जाना चाहिए? तो मानव अधिकार में स्वतंत्रता आपकी है ही, समानता भी है और प्रतिष्ठा भी है, क्योंकि सम्मान के साथ जीना है, इसलिए ऑप्शन डी आ जाएगा। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब हुई है? तो ये 10 दिसंबर 1948 में हुई है, इसके कारण ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मानव अधिकारों का शब्दकोशीय अर्थ है दृढ़ता पूर्वक रखे गए वादे या वे जो इनमें होने चाहिए। तो मानव अधिकार मतलब हो जाएगा जिनको इंसान दृढ़ता से ले सकता है, एक ये कॉन्सेप्ट आपका आ जाएगा, और दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा वे जो होने चाहिए। इस कारण सी और बी और सी दोनों आ जाएंगे, ऑप्शन आपका डी सही हो जाए, सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानव अधिकारों के संरक्षण का किस अधिनियम में परिभाषित है? तो मानव अधिकार का संरक्षण किस नियम में परिभाषित है? तो ये जो हमारा संरक्षण है ये हमारा 1993 के अधिनियम, जो भारत का मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है, उसके तहत है। मानव अधिकारों से तात्पर्य मानव के न्यूनतम अधिकारों, मानव के अधिकतम अधिकारों दोनों से है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मानव में निर्मित विशेषताएं कितनी हैं? सार्वभौमिक व्यवहारिकता है, सर्वोच्चता है, मानव सार्वभौमिकता है, तीनों बातें सही हैं, इसलिए सभी सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव के अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो संविदा में इनको मात्र 2 भागों में बांटा गया है, जिनमें राजनैतिक और नागरिक अधिकार हैं और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं। तो 2 प्रसंविधाएं हैं जिनमें आर्थिक और सामाजिक दूसरी प्रसंविदा है और इसमें सांस्कृतिक वर्ड भी है। तो इस तरीके से ये 3, एक ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी, ये 2 अधिकार हमारे लिए माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानव अधिकारों को किन और नामों से जाना जाता है? तो इनको आधारभूत अधिकार के नाम से जानते हैं, नैसर्गिक अधिकार के नाम से, मूल अधिकार के नाम से, सभी सही हो जाएंगे। मानव अधिकारों को प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो यहाँ पर जो विभाजन है मानव अधिकारों को प्रकृति के रूप में 2 भागों में बांटा जा सकता है। मानव अधिकारों को मूल तत्वों को समझने के पश्चात मानव अधिकारों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो मूल तत्वों को समझने के पश्चात यानी उनकी जो वास्तविकता है उसको समझने के पश्चात इनको 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार आ जाते हैं। मानव अधिकारों के विकास की प्रक्रिया को किस सदी में देशों ने भूमिका निभाई है? तो इसका विकास हमारा 19वीं सदी में हुआ है, क्योंकि सारा का सारा विकास हमारा 1900 के बाद हुआ है, इसलिए हम 19वीं सदी को मानेंगे। अब उसके बाद बात आती है गवर्नमेंट ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन।
ये वाक्य निम्नलिखित में किसके द्वारा अपनाया गया है? तो यहाँ पर ये बात हमारे संविधान ने अपनाई है। भारत में मानव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष मनाया गया? तो ये 1993 में मनाया गया है। सभी मानवाधिकार मानव के मूल्यों में अंतर्निहित हैं। क्यों निहित हैं? क्योंकि ये बात सभी मानवाधिकार राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो बात आती है वो ये आती है कि क्या इस बात को माना जाए? तो मनुष्य एक तर्कसंगत प्राणी है, इस कारण सभी अधिकार उसमें चाहिए। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इनमें से कौन सी बात मानवाधिकारों के बारे में? मानवाधिकार संवैधानिक हैं, व्यक्तिपरक हैं, सार्वभौमिक हैं, निर्विवाद हैं। व्यक्तिपरक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के अनुसार मानवाधिकार बदलते नहीं हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कि मानवाधिकार संवैधानिक है, तो मानवाधिकार संवैधानिक नहीं है, ये संवैधानिक बनाए जाते हैं। ये जिस देश के संविधान में आएंगे उसमें माना जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन सा अनुच्छेद ये बात कहता है कि हर व्यक्ति को जीवन जीना, स्वतंत्रता और उसके व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है? तो ये बात अनुच्छेद 3 के तहत कही गई है। भारतीय को जीवन जीने की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये अनुच्छेद 3 के तहत बात कही गई है। भारत में मानवाधिकारों के लिए सकारात्मक कानून 1993 में बनाया गया है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में शामिल हैं, तो सार्वभौमिक घोषणा करने में जो लेख शामिल हैं उसमें 30 लेख शामिल हैं। का उद्भव एवं विकास, प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक परंपरा का प्रारंभ किस शताब्दी में हुआ था? तो प्राकृतिक कानून की अगर बात करें तो ये 17वीं और 18वीं शताब्दी में प्राकृतिक कानूनों की विकास होने शुरू हो गए थे, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दुनिया को किन कानूनों द्वारा शासित किया जाता है? प्राकृतिक कानूनों द्वारा, लौकिक कानूनों द्वारा, दीवानी कानूनों द्वारा। तो आप ये समझ लीजिए कि प्राकृतिक कानूनों पर ही दुनिया चलती है, जो समानता और स्वतंत्रता के कानून हैं। प्राकृतिक कानून एवं प्राकृतिक अधिकार किस परंपरा का समर्थन करते हैं? तो जो परंपरा प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत है वो भी है, फ्रांसीसी ज्ञानोदय है और 19वीं सदी के प्राकृतिक सिद्धांतकार हैं। तो इन सभी की परंपराओं के आधार पर इन सिद्धांतों को बनाया गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्राकृतिक आधार निम्नलिखित में किसे प्रदान किए जाते हैं? तो प्राकृतिक आधार व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। और इसमें तो प्राकृतिक कानून निम्न में से किसे प्रदान किए जाते हैं? तो जो कानून प्रदान किए जाते हैं वो व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं, संस्कृतियों को प्रदान किए जाते हैं और समाज को प्रदान किए जाते हैं, इसलिए सभी को सही हो जाएगा। याद रखिएगा, संस्कृति का भी कानून होता है और संस्कृति के भी अधिकार होते हैं। प्राकृतिक अधिकारों को निम्न नाम से बुलाया जाता है, अहस्तांतरणीय है, ठीक है। ये कानून हमारे अहस्तांतरणीय हैं, ये बात सही है। मौलिक अधिकार हैं, बिल्कुल सही है। मूल अधिकार हैं, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में प्राकृतिक अधिकार किस प्रकार के हैं? तो ये अविच्छेद हैं, इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल हनन योग्य अधिकार हैं। तो क्या ये अधिकार हनन योग्य हैं? तो प्राकृतिक अधिकार हनन योग्य हैं, इनको हटाया जा सकता है, इसलिए ए और बी दोनों आता है। हनन योग्य का मतलब इनको हना जा सकता है, ये बात याद रखिएगा, इनमें क्वालिटी है। ये ऐसा नहीं है कि ये कहा जा रहा है कि ऐसा किया जाए, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस अधिकार को प्राकृतिक अधिकार कहा गया है? तो प्राकृतिक अधिकार जीवन संरक्षण का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार प्राकृतिक है और स्वतंत्रता का अधिकार प्राकृतिक है, इसलिए सभी अधिकार प्राकृतिक माने जाएंगे। विश्व की सबसे पुरानी कानून प्रणाली कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी कानून प्रणाली हिंदू कानून प्रणाली है। भारतीय संविधान की नींव क्या है? प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक न्याय, दोनों चीजें भारतीय संविधान में हैं, ऑप्शन सी इसका सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक अधिकार है? इनमें से सभी प्राकृतिक अधिकार हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन जीना है। सार्वभौमिक घोषणा में मानवाधिकार के कितने प्रकार बताए गए हैं? मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा में मात्र 2 प्रकार बताए गए हैं। मानवाधिकारों की घोषणा में निम्नलिखित में किस अधिकार को राजनीतिक और अधिकार की मान्यता प्रदान करती है? तो गुलामी से मुक्त होना, कार्योत्तर कानूनों से मुक्त होना, निजता का अधिकार, ये सब कुछ क्लियर है और इसीलिए 12 में से 12 के क्वेश्चन में हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि ये संविदा के कानून हैं, अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 3 में यह बात वर्णित है। कानून के समक्ष समानता और सुरक्षा का अधिकार हमारा अनुच्छेद 7 में वर्णित है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमारा अनुच्छेद 32 में वर्णित है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, ये 32 अनुच्छेद जो है, ये अनुच्छेद हमारा आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी 32A में है।
निम्नलिखित में मानवाधिकार की विशेषता है कि ये प्राकृतिक में सार्वभौम है, अविच्छेद है, इसलिए दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नागरिक शब्द का अधिकार यूडीएचआर के कितने निर्धारित अधिकारों में संदर्भ है? तो इसमें नागरिकों के अधिकारों में 18 अधिकारों की चर्चा है। सांस्कृतिक अधिकारों को यूडीएचआर के किस अनुच्छेद में व्याख्या की गई है? तो यूडीएचआर जो है ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है। इसमें हम अनुच्छेद 27 और 28 में संस्कृति के अधिकार हैं। मानवाधिकारों का मूल उद्देश्य है व्यक्ति की सुरक्षा, व्यक्ति के धर्म की स्वतंत्रता का विकास, और ए और बी दोनों, ये दोनों चीज़ें सही हो जाएंगी, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव अधिकारों को 3 पीढ़ियों में विभाजित करने का सर्वप्रथम प्रस्ताव राष्ट्रीय अंत संस्थान में किसने दिया है? तो इसे हमारे जो विधि शास्त्री थे कारेल वाशाक ने दिया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके तहत हुई है? तो भारतीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार की स्थापना 1946 में की गई है। मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया है? तो मानवाधिकार आयोग का गठन हमारा भारत में 1993 में किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ऑफ वॉलंटियर अभियान चलाता है, ये कहाँ के लिए चलाता है? तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल सार्वभौमिक क्षमा के लिए है, ये पूरी दुनिया में, यानी ऑप्शन ए आपका सही होगा, ये बात याद रखिएगा, ये चलाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रशासन में जन भागीदारी को सुनिश्चित करने का साधन नहीं है? बौद्धिक संपदा का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक सेवा का प्राधिकार, राइट टू रिकॉल का अधिकार। तो यहाँ पर जो बौद्धिक संपदा का अधिकार है ये हमारा मेंटल इंटेलेक्चुअल है, ये नहीं, इसमें जन भागीदारी में शामिल नहीं है। लोगों के सभी समूहों के लिए मतदान देने वाला अधिकार पहला देश कौन सा था? यानी सभी समूहों के व्यक्तियों को मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश हमारा न्यूजीलैंड था। निम्नलिखित में कौन सा मानव अधिकारों का पहला चार्टर है? तो मानव अधिकारों के पहले चार्टर के रूप में हम साइरस सिलेंडर को मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और ऐतिहासिक दस्तावेज को किसने अपनाया है? तो इसे भी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अपनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई है? 10 दिसंबर 1948 में की गई है, ये बात याद रखेंगे। सार्वभौमिक अधिकारों की घोषणा का कौन सा अनुच्छेद ये बताता है कि राष्ट्रीयता व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी व्यक्ति किस राष्ट्र की राष्ट्रीयता लेगा, ये अनुच्छेद 15 के तहत बताया गया है। मानवाधिकार आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष के रूप में एलेनोर रूजवेल्ट को हम जानते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किसकी अध्यक्षता में की गई? तो ये जो अध्यक्षता की गई सार्वभौमिक घोषणा, ये एलेनोर रूजवेल्ट के ही अध्यक्षता में हुई है, क्योंकि यही उस समय मानवाधिकार एसोसिएशन के अंतर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष थे। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कहाँ पर लागू होती है? तो प्रत्येक व्यक्ति की धर्म, जाति, संस्कृति और किसी भी आधार पर परवाह किए बिना ये घोषणा लागू होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के समस्त देशों नागरिकों पर लागू होती है, ये भी बात सही हो जाएगी। तो कुछ देशों पर, तो हमें इनमें से कुछ को ही अपनाना है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति पर ये घोषणा लागू हो रही है, इस पर कहीं पर कोई भी चर्चा नहीं हो सकती। अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की वर्षगांठ के लिए सभी के लिए मानव अधिकार का नारा कब अपनाया गया था? तो ये कौन सी किस वर्षगांठ पर सभी के लिए मानव का अधिकार का नारा लगा है? तो ये 50वीं वर्षगांठ थी। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो किया गया था उसमें 30 अनुच्छेद हैं। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा 1959 में हुई है। किस देश ने मनुष्य एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा को अपनाया है? तो ये घोषणा फ्रांस के द्वारा अपनाई गई है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये मानवाधिकारों के संरक्षण से संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन हमारा 1993 में हुआ है। मानवाधिकारों और अमानवीय गलतियां, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के लेखक के लिए वी आर कृष्णा अय्यर जी का नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ था। इकोसॉक क्या है? तो ये हमारी सामाजिक आर्थिक परिषद है जो कि यूएनओ के अंडर में बनाई गई थी और यही सारी सामाजिक चीज़ों को पूरा करती है। एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल है। तो हमारे यहाँ भारत में राष्ट्रीय मानवाध्यक्ष के कार्यकाल का निश्चय किया गया हो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक है।
निम्नलिखित में सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति इस समिति की सिफारिश के द्वारा की जाती है। तो हमारे यहाँ जो इस विषय पर उपबंध है वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा के विपक्ष के नेता और उपसभापति राज्यसभा के द्वारा की जाती है। इस कारण ऑप्शन बी सही हो जाएगा।